वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है और इस हफ्ते की मार्केट के ट्रेंड एनालिसिस के लिए वी आर हियर। ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा खराब रहा है सभी के लिए, वो लोकल हो या ग्लोबल। लालच और डर किसी भी इन्वेस्टर के सबसे बड़े एनिमी है। जब भी आपको डर हो तो स्टे काम, आपको शांत रहना चाहिए, और जब भी आपको लालच आए तो स्टे कॉशियस, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इसको वॉरेन बफेट ने कुछ अलग तरह से बोला था। जब मार्केट पूरा डरा हुआ तब आपको ग्रीड करना चाहिए, आपको लालच करना चाहिए, या फिर जब मार्केट पूरा लालच कर रहा हो तो आपको डरना चाहिए। यू हैव टू बी फेयरफुल। लेकिन हमें इसको इम्प्लीमेंट कब करना है, कैसे करना है, इसको समझने से पहले हम इस हफ्ते का मार्केट कंडीशन समझते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें अभी लालच करना है या डर करना है, या स्टे यू हैव टू स्टे काम और कॉशियस। ओके, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे। एंड जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम इस टैरिफ के अगेंस्ट पे कर रहे हैं, या उसके हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, ग्लोबल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, और हमें इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाए रखना है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन हमने किया हुआ है। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर डाइविंग डीप इनटू आवर वीकली एनालिसिस, सबसे पहले समझते हैं ये सिचुएशन बनी कैसे, ये टैरिफ मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया कैसे, और ये फॉल है कितना बड़ा, इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, या पास्ट में ऐसा चीज हमने देखा है क्या। ये जो फॉल हमने इस हफ्ते देखा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टैरिफ इम्पोज्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। उसने बाकी दुनिया की गवर्नमेंट, बाकी कंट्रीज के ऊपर जो लगाया है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले चीज, टैरिफ होता क्या है। किसी भी चीज को जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर लगाए जाने वाले टैक्स को हम टैरिफ बोलते हैं। मान के चलिए अगर इंडिया में मैं कोई कार लेके आ रहा हूँ अमेरिका से, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाते हैं। सो इस तरह से आप क्या करते हैं कि अब जब भी कोई चीज इंपोर्ट करते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स लगाकर या टैरिफ लगाकर उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव बना रहे और इंटरनेशनल प्रोडक्ट उससे कम्पीट ना कर पाए। सो जो टैरिफ होते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसकी वजह से कई गवर्नमेंट को लगाती है। इंडियन गवर्नमेंट इज फेमस फॉर पुटिंग टैरिफ ऑन ऑल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। जो 4 मेजर बेनिफिट है किसी भी टैरिफ को लगाने के, सबसे पहले ये होता है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, उससे वहां पर जॉब क्रिएशन होंगे एंड अदर बेनिफिट्स विल डेफिनेटली हैपन। दूसरा उससे ये होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। अगर आप जब भी टैरिफ लगाते हो, टैरिफ गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाता है। उसके साथ साथ जब लोकल प्रोडक्शन होगा तो जो लोकल प्रोडक्शन भी होगा उसका भी टैक्सेशन जो होगा, लोकल सेल्स प्रोडक्शन जो भी होगा उसका भी टैक्स इन एडिशन टू दिस टैरिफ विल गो टू द गवर्नमेंट ओनली। थर्ड इज, ये जो आपका इम्बैलेंस है ग्लोबल ट्रेड में किसी भी कंट्री के साथ, जैसे इंडिया और यूएस का ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया ज्यादा सप्लाई करता है यूएस को बजाय इसके कि वो इंपोर्ट करे। यूएस के लिए देखा जाए तो वो ट्रेड डेफिसिट है, उसको ज्यादा यूएस डॉलर पे करने पड़ते हैं इंडिया को। सो उसके लिए आउटफ्लो हो रहा है यूएस डॉलर का, विच इज अ लॉस फॉर देम। उसको बैलेंस करता है ये टैरिफ। और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर कोई कंट्री कर रही है, कोई भी बिजनेस पार्टनर कर रहा है, उसके अगेंस्ट पे ये एक रेगुलेटरी चेक लगाता है। सो दिस आर 4 मेजर बेनिफिट्स। अगर बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करें कि यूएस ने टैरिफ हमारे पर लगाया क्यों, इसके 2 मेजर रीजन हम बता सकते हैं। पहला कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हैं, वो हमें अपने मिशन में है अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका वेल्दी अगेन के। और वो जो इंटरनेशनल ट्रेड इम्बैलेंस है उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके पहले ही उन्होंने चिप के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है, गो टू चाइना, और भी इस तरह के बहुत सारे ट्रेड रेगुलेशंस लगा रखे हैं जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन पहले बनी थी जहां पर टैरिफ लगाया गया था किसी भी कंट्री या किसी भी सुपर पावर के साइड से? हाँ, यूएस ने ही लगाया था 1930 में। 1920s में क्या हुआ था कि उनके यहाँ पर लोकल जो प्रोडक्शन था वो नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, और उसको केटर करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने सोचा कि लेट्स पास एन एक्ट, उसको बोला गया स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट 1930। जब वो पास हुआ तो उसमें 20,000 आइटम्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया जो कि इंटरनेशनली इंपोर्ट किया जाता था यूएस में, टू बूस्ट द लोकल प्रोडक्शन, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। थॉट वाज सिमिलर टू व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। लेकिन इसका ग्लोबल इंपैक्ट हुआ, रिटेलिएशन हुआ गवर्नमेंट्स का, और उसके अगेंस्ट पे उन्होंने भी टैक्सेशन किया, और इन सब के चलते 66% का ग्लोबल ट्रेड डिप हो गया। अगर जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा किसी एरिया में उसका कॉस्ट उतना कम होगा, लेकिन यूएस अगर लोकली ही अपने लिए प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका कॉस्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू एनी एक्सपर्ट कंट्री और एक्सपर्ट एरिया। सिंपली अगर चाइना में आज की डेट में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कॉस्ट अमेरिका बीट नहीं कर पाएगा, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अमेरिका विल बी मच हायर।
तो लोगों को वहां पर लोकली ज्यादा पे करना पड़ेगा फॉर सेम आइटम विच दे यूज टू बाय फ्रॉम चाइना। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि क्योंकि कॉस्ट बढ़ी हुई है तो उसका कंजम्पशन गिरने लगेगा, और ये एक विशेष सर्कल बन जाता है, क्योंकि कॉस्ट कंजम्पशन गिर रही है, प्रोडक्शन कम करेंगे फिर कॉस्ट ज्यादा आएगी। सो इट इज अ विशेष सर्कल जिसपे ये प्रोडक्शन कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इम्पैक्ट होता है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें, जिसके ऊपर टैरिफ लगाया है क्योंकि उसको महंगा पड़ रहा है, आपका लोकल आप जो इंपोर्ट करके बेचता था उसकी वजह से वहां पर डिमांड कम हो गई, तो शायद तक कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी उसके लिए सही नहीं बैठ रही हो, वहां पर अपना प्लांट बंद कर देगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट का इसको इश्यू होगा, वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब नौकरियां नहीं है तो वहां पर भी कंजम्पशन गिरेगा, और वो कंजम्पशन गिरने का असर ये होगा और उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। सो ओवरऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ टैरिफ इम्पोजिशन इज generally led to a economic slowdown and ultimately hit a recession। और इससे निकलने का सिंपली एक तरीका है कि आपको ओपन ट्रेड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जो कि अमेरिका ने 1934-1935 में जाके किया था। बट उस समय ये हुआ था कि 1940s के आसपास एक वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी, जिसकी वजह से अमेरिका को एक इकोनॉमिक बूस्ट मिल गया था, वो प्रोडक्शन कर पा रहे थे फॉर इंटरनेशनल मार्केट, और वहां से वो एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ गए। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? अगर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की बात माने तो जिस तरह से यूरोपियन यूनियन और बाकी कंट्रीज रिएक्ट करेंगे इस ट्रेड पॉलिसीज के अगेंस्ट पे, दिस इज गोइंग टू हर्ट बैड टू ग्लोबल इकोनॉमी एंड ऑल द नेशंस। इट विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू कि ऐसा है चाइना के 34% लगा, चाइना और अमेरिका को ही नुकसान होगा, बाकी सारी कंट्री भी इससे अफेक्ट होने वाली है। सो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा कॉशियसली हमको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। नाउ चाइना ने फिर इसके ऊपर अपना 34% का जैसे प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया है यूएसए के ऊपर भी। सो यूएसए के प्रोडक्ट अब चाइना में बेचने के लिए 34% और महंगे होंगे। सो इट्स अ बिग फाइट वी आर गेटिंग इनटू। अब आने वाले दिनों में हम इसको ट्रैक करते रहेंगे कि कैसे ये स्टोरी डेवलप हो रही है। मीनवाइल पिछले हफ्ते ग्लोबल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, लेट्स चेक दैट। इसमें अगर ग्लोबल मार्केट के परफॉर्मेंस को देखें तो जिस कंट्री ने टैक्स टैरिफ इंपोज किया है उसी ने सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म किया। सिर्फ जापान है जो उससे खराब परफॉर्म करता हुआ दिखा, जिसमें 9.7% का डिप दिखा। उसके अलावा S&P 500 में 8% का, नास्डाक में 7.7% का, और डाउ जोन इंडेक्स में 7.2% का डिप देखने को मिला। फ्रांस जर्मनी भी इससे अछूते नहीं रहे, इसमें 6% ज्यादा का डिप देखने को मिला। सबसे स्ट्रॉन्ग जो दो नेशन रहे हैं इस पूरे डिप में वो रहा है चाइना एंड इंडिया। चाइना में सबसे कम डिप देखने को मिला, माइट बी बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज गोइंग ऑन देयर, और इंडिया में भी कम डिप देखने को मिला। इससे इंपैक्टेड सेक्टर्स कैसे दिखने वाले हैं, हम कुछ सेक्टर्स की बात करेंगे, सारे सेक्टर्स हम कवर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। कुछ सेक्टर्स की अगर बात करें तो आईटी और फार्मा नेगेटिव इंपैक्ट रहेंगे, ऑटो मिक्स्ड इंपैक्ट आएगा, मेटल्स नेगेटिव इंपैक्ट होगा, डिमांड स्लो डाउन होगी तो कंजम्पशन कम होगा, पॉलिसी ओवरहंग रहेगा यहाँ पर, सो यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। एफएमसीजी इज इन बिग डिलेमा राइट नाउ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोकल डिमांड के ऊपर एफएमसीजी ग्रो होता है। जनरली इट इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट सेक्टर व्हेन एनी इकोनॉमिक स्लोडाउन हैपेंस। सो हमें ये देखने को मिलेगा कि एफएमसीजी कंपनियां ग्रो करेंगी इस ड्यूरेशन में। हाउएवर यहाँ पर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कंट्री से बनते हैं, रॉ मटेरियल, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिस पे ये एफएमसीजी कंजम्पशन भी इंपैक्ट हो सकता है। कुछ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ सकते हैं और उनका कंजम्पशन कम होगा, बट इन जनरल दिस इंडस्ट्री विल बी लीस्ट अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स सेक्टर एक ऐसा है जो कि लोकल गवर्नमेंट स्पेंड करती है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, हाईवेज, रेलवेज, तो आपने बहुत सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं मटेरियल के। वहां पर अगर इसका कॉस्ट बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। हाउएवर क्योंकि ये लोकली एक्सपेंड होने वाला है, इसका इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। टेक्सटाइल और केमिकल इंडिया के ऊपर अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना रहा है या साउथ ईस्ट एशियन नेशन रहे हैं जो चाइना +1 पॉलिसी में काम कर रहे थे। अब उनके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है, सो इंडिया के ऊपर उनसे कम टैरिफ है, सो इंडिया को एक कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। इंडियन केमिकल कंपनीज और टेक्सटाइल कंपनीज को एक कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा टू प्रोवाइड मोर सप्लाईज टू अमेरिका एट द चीपर प्राइस। सो आई एम होपफुल कि इसमें टेक्सटाइल और केमिकल बिजनेस में इंडिया को फायदा होगा। नाउ लेट्स डाइव इनटू आवर जनरल मार्केट एनालिसिस व्हिच वी डू एवरी वीक। निफ्टी 50 को अगर आप देखेंगे इसने अपने चैनल से एक ब्रेकआउट दिया हुआ है।
लेकिन अपने 30,800 के लेवल को क्रैक नहीं कर पाया। अब वहां से ये वापस जाता हुआ देखा है, 22,800 के लेवल को टच करा है इसने, और अगर ये फिर से उस चैनल में एंट्री कर लेता है तो हमें 21,000 का लेवल देखने को मिलेगा। दैट आई एम एंटिसिपेटिंग राइट नाउ। निफ्टी 50 की तरह निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप भी नीचे जाते हुए दिखे। वन थिंग टू नोट दैट ये सारे के सारे इंडाइसेस अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। 21 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स मार्केट इज वेरी बेरिश। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हेन पुटिंग योर मनी इन द मार्केट। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और वहां से पैसा बन जाएगा। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस को आप चेक करेंगे, जो पिछले हफ्ते पूरी तरह ग्रीन की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, हम बहुत अच्छी उम्मीद में थे कि हाँ मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा, वो टूट गया। और इस हफ्ते बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ न्यूज बहुत सारे सेक्टर ऐसे रहे जो कि पूरे ग्रीन से पूरे रेड की तरफ जाते हुए दिखे, लाइक मेटल एंड फार्मा बहुत ही खराब परफॉर्म किया जिन्होंने, और लगभग सारे सेक्टर अब नेगेटिव की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। कमिंग फ्यू वीक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी विच सेक्टर विल कम आउट एज अ विनर इन दिस टैरिफ वॉर। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को चेक करें तो इस हफ्ते सबसे अच्छा किया है एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, मीडिया, बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंजम्पशन सेक्टर ने। इस महीने सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स रहे हैं डिफेंस, पीएससी, पीएसयू बैंक, सीपीएसई, इंफ्रा। और इस क्वार्टर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और बैंकिंग सेक्टर ने। उसके अलावा सारे सेक्टर नेगेटिव में ही बंद हुए हैं। अगर सबसे खराब परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते आईटी, मेटल, डिजिटल, सीपीएसई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। इस महीने में आईटी, डिजिटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो और मेटल सेक्टर खराब करते हुए दिखे। और इस क्वार्टर में आईटी, रियल्टी, डिजिटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और मीडिया बहुत ही खराब करते हुए नजर आए। चलिए एफआईआई की एक्टिविटी भी देख लेते हैं, जिसने पिछले हफ्ते जबरदस्त परचेज किया था और हमने एंटिसिपेट किया था कि ये रीबैलेंसिंग एक्टिविटी हो सकती है एफआईआई की तरफ से या किसी भी फंड की तरफ से जो साल के आखिर में करते हैं। अगर इस हफ्ते का डेटा देखते हैं तो समझ में आता है कि फिर से एफआईआई ने सेलिंग चालू कर दी है। मतलब हमारा एंटिसिपेशन सही हो सकता है कि पिछले हफ्ते उन्होंने रीबैलेंसिंग करी हो अपने पोर्टफोलियो की। सो व्हाट आर द की टेकअवेज ऑफ दिस वीक? मार्केट इज इन बिग ट्रबल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये ट्रबल है अनसर्टेनिटी की वजह से। जैसे ही अनसर्टेनिटी खत्म होगी मार्केट विल डेफिनेटली डू द रैली। जो होगा वो आने वाले दिनों में हम ट्रैक करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर, ये कब एंड होगा नोबडी नोज। विल ऑल्सो कीप ऑन ट्रैकिंग, विल अपडेट यू एवरी वीक कि हमको अभी इस स्टेज में क्या करना चाहिए। एज एन इंडियन इकोनॉमी हमारा एक ही होप बचा हुआ है जो इस वॉर सिचुएशन से हमको बचा सकता है, दैट इज अ गुड अर्निंग सीजन, जो कि नेक्स्ट वीक से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी सारी कंपनियों की। अगर ये अर्निंग सीजन अच्छा निकलता है, विल बी एबल टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ट्रेड वॉर, दैट आई एम एंटिसिपेटिंग। लेकिन अगर आपका अर्निंग सीजन खराब हुआ तो फिर हमको इसका कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा और मार्केट और तेजी से गिरता हुआ नजर आएगा। ये हो सकता है। तो हमारे लिए क्रूशियल लेवल क्या है? 22,800 का लेवल अगर क्रैक होता है तो आपके पास 22,100 का एक लेवल है जहां से पिछले बार रिबाउंड हुआ था, और उसके बाद फिर सीधा 21,000 का एक लेवल है निफ्टी में देखा जाए तो। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो मार्केट हैज टू ब्रेक 23,800 का लेवल, जहां पर उसको ब्रेक किए बिना मार्केट ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसने वहां पर डबल टॉप बना लिया है। तो इस हफ्ते भी कुछ कंपनियां ऐसी रही हैं जो इतने डाउन मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई, जैसे कि टाटा कंज्यूमर, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, पेटीएम, बंधन बैंक एटसेट्रा। आप इन कंपनियों को नोट डाउन कर दीजिए, अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, वॉचलिस्ट बनाइए, और इफ पॉसिबल अगर आपको लगता है आपके सिस्टम में सही बैठता है तो आप पोजीशन भी ले सकते हैं। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, इसको आप एज एजुकेशन लीजिए ताकि आप अपनी पोजीशन बनाने में इन स्टॉक्स की हेल्प ले सकें। मैंने इस स्टॉक का वॉच लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज डू चेक इट। वी आर अवॉइडिंग सिचुएशन टू डिस्कस ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक आइडियाज। हाउएवर देयर आर टू स्टॉक आइडियाज जो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी आर इनटू राइट नाउ। किसी भी डाउनवर्ड मार्केट में एफएमसीजी सेक्टर को सबसे सेफ माना जाता है। ये हमें दिख रहा है टाटा कंज्यूमर के चार्ट में भी। अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया विद गुड वॉल्यूम। सो अगर आपके सिस्टम में फिट बैठता है तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग पोजीशन इन दैट, और आने वाले दिनों में ये ऊपर जा सकता है। सिमिलरली आपको मैरिको का स्टॉक देखिए जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसा ही पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल इसमें ब्रेकआउट बाकी है और आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर दिस वीक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।
Please don't forget to hit like, subscribe and share buttons. It means a lot to me. Thanks for watching video till the end. See you in next video.